चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया है, जिस पर कि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आम बजट सामने आ गया, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकली हैं? रामचंद्र जांगड़ा जी ने इस आम बजट को कैसे देखा? विपक्ष के अपने सवाल है। सर, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपने किस तरीके से देखा सर वित्त मंत्री के इस पूरे भाषण को? देखिए, ये बजट जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 में भारत एक पूरी तरह से आर्थिक संपन्न और विकसित भारत होगा, उस विजन का एक ऐसा हकीकत बनाने वाला दस्तावेज है जिसको मैं कहूँगा आकांक्षा से उपलब्धि तक ले जाने का ये दस्तावेज है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी ने हर वर्ग के विकास के लिए बहुत ही रचनात्मक योजनाओं का प्रावधान किया है और भारत के प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जैसे हम कहें जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उनमें पर्यटन विकास के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिनमें बौद्धिस्ट कल्चर ज़्यादा है, उस कल्चर को पूरा देश देखे, उसका विकास हो, उसके लिए अलग से योजनाएं बनाई गई हैं। जो हमारे विशेष खनिज संपदा जिन राज्यों में है, जिनमें उड़ीसा भी है, हमारा तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है, केरला भी है, उस विशेष खनिज संपदा का दोहन राष्ट्र के विकास के लिए कैसे हो, उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। जो कोस्टल राज्य हैं उनमें और जो गंगा के साथ लगते हुए, बड़ी नदियों के साथ लगते हुए हमारे शहर हैं, जैसे वाराणसी है, पटना है, उनमें जल मार्गों के माध्यम से कैसे हम व्यापार कर सकते हैं भारत के डोमेस्टिक वातावरण में, उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। उसके साथ साथ जैसे टूरिज्म का मामला लें तो टूरिज्म में होता है हमारा हॉस्पिटैलिटी का, तो हॉस्पिटैलिटी के अलग से यूनिवर्सिटी खोलने का इसमें प्रावधान किया गया है कि भारत आने वाले समय में पर्यटन का भी केंद्र होगा। उसमें ऐसे युवाओं को गाइड के रूप में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, चाहे भारत का कृषि क्षेत्र है, व्यापार के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सी सरलीकरण किया गया है योजनाओं में, और सेल्फ असेसमेंट के आधार के ऊपर व्यापारी अपनी टैक्स की रिटर्न दे सकता है। तो उसमें कम से कम इंस्पेक्टरी राज का जो एक होता है व्यापार के ऊपर है, जिसमें संभावनाएं होती हैं कहीं ना कहीं शोषण की। जैसे कांग्रेस के समय में हर जगह से एक क्लियरेंस लेनी पड़ती थी व्यापार में, हर जगह से लाइसेंस परमिट लेना पड़ता था। उन सारी चीज़ों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुविधाजनक बनाने के लिए भविष्य का ये दस्तावेज है, जिसमें एक विकसित भारत का एक सपना छिपा हुआ है। लेकिन सर, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो बजट है फीका बजट कहीं ना कहीं उन्होंने करार दिया है। आप लोगों की तरफ से बेशक कहा जा रहा हो कि जो विकसित भारत की संकल्पना है उस पर जो है आने वाले समय में ये बजट खरा उतरता हुआ नजर आएगा, लेकिन हर सेक्टर को लेकर एक हजार है, चाहे किसानों की बात की जाए या फिर अन्य सेक्टर्स की बात की जाए, उनको कहीं ना कहीं छुआ नहीं गया है। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से जो कही जा रही है, और फीका बजट जो है बता रही है कि जिस तरह की उम्मीद थी उस तरीके का बजट जो है निकलकर सामने नहीं आया। नहीं, फीका बजट कैसे कह सकते हैं, हमें पता नहीं विपक्ष ने किस तरीके से इसको फीका बजट कहा है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारी प्राचीन चीज़ें ऐसी थी जो लुप्त थी, किसान की आय बढ़ाने के लिए काजू जहाँ जिन राज्यों में पैदा होता है, कोको जिन राज्यों में पैदा होता है, कोकोनट का भी हमारा देश 30% जो है ना उत्पादन करता है। जिन राज्यों में ये चीज़ें ज़्यादा पैदा होती हैं उनमें इसके विशेष विकास के लिए
जहाँ मत्स्य उत्पादन हो सकता है उनमें मत्स्य उत्पादन के विकास के लिए, और यहाँ तक कि हमारा एक चंदन बहुत ही एक प्रेशियस वुड है और हमारे देश में प्रचुर मात्रा में होता था, लेकिन लंबे समय से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। एक चंदन का पेड़ ही कितने लाख की आमदनी एक किसान को दे सकता है। तो जो मूलभूत ऐसी चीजें हैं जो जिसको हम कह सकते हैं लंबे समय के लिए जो किसान के, मजदूर के, सबके लिए जो हितकारी होंगी, उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आम आदमी को कुछ नहीं मिला, ये आरोप जो है सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। कहा जाता था कि टैक्स स्लैब में जो है बदलाव हो सकता है, या फिर जिस तरीके से जो अन्य वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए थी उस तरीके की चीजें नहीं देखने को मिली, इसका असर शेयर मार्केट पर देखने को मिला। इस तरीके के आरोप जो है विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि शेयर मार्केट भी डाउन जो है सीधे तौर पर बजट के बाद में जाता हुआ नजर आया। देखिए, आज के समय में एआई का ज़्यादा समय है, उसको विकसित करने के लिए अलग से प्रावधान बजट में किया गया है। हर चीज़ आज इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन के लिए भी इस बजट में बहुत सी छूट की गई हैं, काफ़ी टैक्सों में एग्जम्पशन किया गया है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जो हम इंपोर्ट करते हैं लेकिन वो स्वदेशी निर्माण में ही प्रयोग होती हैं, उनको बहुत सी चीज़ों को ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, उन पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। जो हमारे जैसे बैटरी है, लिथियम बैटरी है, आज ज़माना ये आ गया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ज़माना है, तो उसमें लिथियम बैटरी बनाने के लिए जो विदेश से हम जो कोई केमिकल यहाँ पर आयात करते हैं तो उसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो मूलभूत जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन चीज़ों के ऊपर जब इसमें ध्यान दिया गया है तो हर आदमी तक इसका लाभ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, उपलब्ध होंगे, तो आम आदमी को सबको लाभ मिलेगा। आज हर घर में स्कूटी है, हर घर में कार है, और विकसित भारत है, आज पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में इसमें आदिवासी क्षेत्रों को भी छुआ गया है, और जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो राज्य हैं जिन तक अब तक विकास की गति कांग्रेस के राज में नहीं गई थी, जिसको हम पहाड़ी राज्य या पूर्वोत्तर के राज्य कह सकते हैं, उसके लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं, तो उनमें सभी हम आम आदमी कवर हो जाते हैं। तो हमारे साथ में बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी थे, जनता टीवी से बजट को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।